नमस्कार। आज हम भारत में आर्थिक सुधार व नई आर्थिक नीति के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में नई आर्थिक नीति या आर्थिक सुधारों का दौर जुलाई 1991 में प्रारंभ हुआ। इस व्याख्यान में आर्थिक सुधारों की पृष्ठभूमि, उद्देश्यों और सुधारों के फलस्वरूप अब तक की उपलब्धियों और समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। आर्थिक सुधारों की पृष्ठभूमि की बात करें तो जुलाई 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था गहरे संकट के दौर से गुजर रही थी। उस समय विदेशी करेंसी के कोष अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए थे। ये लगभग 1 अरब डॉलर या मात्र 2400 करोड़ रुपए रह गए थे, जो केवल 2 सप्ताह के आयातों की ही व्यवस्था कर सकते थे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वास डगमगा गया था। 1991-92 का बजट समय पर पेश नहीं किया जा सका था क्योंकि देश में राजनीतिक अनिश्चितता छाई हुई थी। अगस्त 1991 में मुद्रास्फीति की दर 17% की चरम सीमा पर पहुंच गई थी। विदेशों में भारत की साख घट गई थी और इसे निवेश के लायक देश नहीं माना जाने लगा था। भारत से पूंजी का पलायन विदेशों की ओर होने लगा था। प्रवासी भारतीय अपनी जमाएं यहाँ से निकालने लगे थे। इन आंतरिक दशाओं के अलावा विश्व में बाजारीकरण और निजीकरण की हवा भी चल पड़ी थी। इसलिए भारत को भी उदारीकरण के नीति को अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ा। आर्थिक सुधार छुटपुट और अनियमित रूप से 1981-82 या 85-86 में भी अपनाए गए थे, लेकिन यह व्यापक और समन्वित राष्ट्रीय नीति के रूप में जुलाई 1991 से ही लागू किए गए और धीरे धीरे एक नए दृष्टिकोण और विचारधारा का अंग बन गए, जिसमें नियंत्रणों और नियमनों को समाप्त किया गया और इनके स्थान पर बाजारीकरण, निजीकरण, अंतर्राष्ट्रीयकरण पर बल दिया गया और लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, नौकरशाही, सब्सिडी आदि को जारी रखने के स्थान पर इनको यथासंभव कम किए जाने पर जोर दिया जाने लगा। इस प्रकार नई आर्थिक नीति बाजार मैत्रीपूर्ण या मार्केट फ्रेंडली थी। इसमें प्रमुख आर्थिक निर्णय उद्योगपतियों और बाजार पर छोड़े जाते हैं। साधन आवंटन कीमत संयंत्र के माध्यम से मांग और पूर्ति की शक्तियों के संतुलन से निर्धारित किया जाता है। आर्थिक जीवन में सरकार का स्थान पुनः परिभाषित करना होता है और इसे यथासंभव सीमित किया जाता है। यह मूलतः या मिश्रित अर्थव्यवस्था का ही मॉडल है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों काम करते हैं, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान कम किया जाता है और कृषि और उद्योग में निजी क्षेत्र को अधिक स्थान दिया जाता है। आर्थिक नियोजन संकेतात्मक रूप धारण कर लेता है और अर्थव्यवस्था में आंतरिक और बाह्य प्रतिस्पर्धा, कार्यकुशलता, आधुनिकीकरण, अंतर्राष्ट्रीयकरण आदि पर बल दिया जाता है। अर्थव्यवस्था में खुलापन लाया जाता है। इसके अंतर्गत भारत में विदेशी निजी कंपनियों का निवेश बढ़ाया गया है और भारतीय कंपनियां विदेशी बाजारों से अधिक मात्रा में कर्ज लेने लगी। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व एक अर्थव्यवस्था से एकीकरण और जुड़ाव का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब भारत में आर्थिक सुधारों के उद्देश्य क्या थे? इनका मूल उद्देश्य भारतवासियों के जीवन की गुणवत्ता में तेजी से व स्थायी रूप से सुधार लाना था। इसके लिए आमदनी व उत्पादक रोजगार में वृद्धि करना आवश्यक माना गया। गरीबी से मुक्त करने के लिए कृषि, उद्योग, सेवा व सभी क्षेत्रों में आमदनी व रोजगार बढ़ाने आवश्यक हो गए और खेतों, सड़कों, सिंचाई, उद्योग, विद्युत और मानवीय साधनों के विकास में निवेश करना जरूरी हो गया। ये उत्पादकता में तेजी से विकास करने के लिए ऐसे वातावरण की आवश्यकता होती है जो भौतिक और मानवीय साधनों के पूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित कर सके। इसके लिए प्रतिस्पर्धात्मक बाजारों के अनुशासन की जरूरत होती है। साथ ही सार्वजनिक सेवाओं की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, परिवहन, संचार और कानून व्यवस्था। आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप और आर्थिक उदारीकरण के विभिन्न कदम क्या थे? आर्थिक सुधारों के स्वरूप की बात अगर हम करें तो शुरू में आर्थिक सुधारों को 2 भागों में विभाजित किया गया। प्रथम भाग को स्थिरीकरण कार्यक्रम या स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम SP कहा गया। यह अल्पकालीन होता है और इसमें मांग प्रबंधन या डिमांड मैनेजमेंट पे बल दिया जाता है। इसमें राजकोषीय घाटे को कम करके मूल्य स्थिरता प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। भुगतान
असंतुलन को भी कम करने की कोशिश की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को आर्थिक सहायता व कर्ज देना इसी शर्त पे मंजूर किया था कि वह राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में कम करेगा। आर्थिक सुधारों का दूसरा भाग ढांचागत या संरचनात्मक सुधारों का माना गया है। इसमें पूर्ति प्रबंधन या सप्लाई मैनेजमेंट पर जोर दिया जाता है। इसके अंतर्गत मध्यम काल में विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और नीति परिवर्तन करने से और उत्पादन बढ़ाने और पूर्ति पर वृद्धि पर जोर दिया जाता है। संरचनात्मक सुधारों में सर्वप्रथम विदेशी व्यापार के क्षेत्र में नीतिगत परिवर्तन किए गए। जुलाई 1991 में भारतीय रुपए का 18% अवमूल्यन 2 बार में किया गया ताकि निर्यात बढ़ाए जा सकें। 1993-94 में व्यापार खाते में रुपए की एकीकृत विनिमय दर प्रणाली लागू की गई और इसके अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा का रुपए में विनिमय बाजार में मांग और पूर्ति के आधार पर होने लगा था। इससे निर्यात बढ़े और हवाला बाजार में विदेशी विनिमय पर प्रीमियम की मात्रा काफ़ी कम हो गई। आर्थिक सुधारों और उदारीकरण के परिणाम स्वरूप भारत में विदेशी व्यापार को काफ़ी सीमा तक कर मुक्त कर दिया गया। आयातों और निर्यातों पर प्रतिबंध कम किए गए। शुल्कों में उत्तरोत्तर कमी की गई ताकि विश्व बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति को बढ़ाया जा सके और हमारे आयात शुल्क अन्य देशों के आयात शुल्कों के मुकाबले ऊंचे न रहें। औद्योगिक पुनर्रचना के संबंध में भी कई कदम उठाए गए ताकि औद्योगिक उत्पादन बढ़े, औद्योगिक माल की गुणवत्ता में सुधार हो, औद्योगिक पदार्थों के निर्यात बढ़ाए जा सके और औद्योगिक विकास में विदेशी निवेश की मात्रा में वृद्धि की जा सके। उद्योगों को लाइसेंस लेने से काफ़ी सीमा तक मुक्त किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची को पहले से 17 से घटाकर 4 कर दिया गया। एमआरटीपी कंपनी के लिए परिसंपत्ति की सीमा हटा दी गई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को 35 उद्योगों में 51% तक इक्विटी रखने की ऑटोमेटिक अप्रूवल या स्वचालित स्वीकृति प्रदान की गई, जिसे 1996-97 में 48 उद्योगों में फैला दिया गया। विदेशी निजी निवेश को बीमा, नागरिक उड्डयन, दूरसंचार, बैंकिंग, खुदरा व्यापार, निर्माण आदि क्षेत्रों में बढ़ाने का प्रयास किया गया। सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों के शेयर बेचने की व्यवस्था लागू की गई ताकि उस राशि का उपयोग ज़्यादा लाभकारी दिशाओं में किया जा सके और लगातार घाटे में चलने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में बहिर्गमन नीति को लागू करने पर बल दिया गया। इसके लिए अतिरिक्त श्रमिकों को कम करना आवश्यक माना गया। राजकोषीय नीति में भी परिवर्तन किए गए। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत राजकोषीय सुधारों पर काफ़ी बल दिया गया। भारतीय कर प्रणाली को सरल और युक्ति संगत बनाने का प्रयास किया गया। इसके अंतर्गत प्रमुखतया कर की दरें कम की गई और जीएसटी को लागू किया गया। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या वस्तु व सेवा कर की प्रणाली भारत में लागू की गई। वित्तीय क्षेत्र और बैंकिंग क्षेत्र में परिवर्तनों की नई दिशाएं लागू की गई। इसके संबंध में सुधार के लिए नीति नरसिंघन समिति ने 1991 में सुझाव दिए थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी अपनी मौद्रिक नीति में परिवर्तन किए, जिसमें रेपो रेट और सीआरआर या नगद आरक्षित अनुपात और वैधानिकता तरलता अनुपात इत्यादि में परिवर्तन किए गए। बैंकों में कंप्यूटरीकरण को अपनाने का प्रयास किया गया। नए आर्थिक सुधारों के अनुरूप निजी क्षेत्रों में बैंकों को खोलने की इजाज़त दी जा रही है। इस प्रकार बैंकिंग प्रणाली ज़्यादा आधुनिक और कार्यकुशल हो गई है। सरकार आर्थिक सुधारों की श्रृंखला में कृषिगत क्षेत्र में भी कई प्रकार के सुधार लागू करना चाहती है ताकि कृषिगत उत्पादन में बड़े कृषिगत पदार्थों के निर्यात बढ़े, कृषि में पूंजी निर्माण और निवेश को प्रोत्साहन मिले, कृषिगत विकास में प्रादेशिक असंतुलन दूर हो, फार्म सब्सिडी और वसूली समर्थन मूल्यों के संबंध में उचित नीति निर्धारित की जा सके ताकि कृषिगत क्षेत्र भारत के आर्थिक विकास में उचित भूमिका निभा सके। अब हम ये देखेंगे कि आर्थिक सुधारों के परिणाम स्वरूप भारत में उपलब्धियां क्या रही हैं। भारत के आर्थिक सुधारों ने समस्त विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक और विश्व बैंक के अध्यक्ष ने भी इसकी सराहना की। जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका आदि देशों के उद्योगपति और व्यवसायी भारत में पूंजी लगाने में ज़्यादा रुचि दिखाने लगे और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वास बढ़ा। विदेशी करेंसी भंडार जुलाई 1991 में $1 अरब से बढ़कर 13 मार्च 2020 को $481.89 अरब पर पहुंच गया। इसमें सोना और स्वर्ण और स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDRs भी शामिल हैं। इसे विदेशी करेंसी के कोर्स बढ़ने से देश की आवश्यकताओं के अनुरूप आयात करने का अवसर मिला। भारत में विदेशी निजी निवेश में वृद्धि हुई और 2014-15 में विदेशी पोर्टफोलियो या संस्थागत निवेश $4220 करोड़ रहा। यह 2017-18 में बढ़कर $2211 करोड़ हो गया। भारत में 80% विदेशी निजी प्रत्यक्ष निवेश पेट्रोलियम, रसायन, ऊर्जा, मशीनरी आदि प्रमुख क्षेत्रों में हुआ है। आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप राजकोषीय घटा है। भारत में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर अगस्त 1991 में 17% हो गई थी, जो काफ़ी ऊंची थी। 2020-21 में भारत में यह उच्चावचन के साथ मुद्रास्फीति के दर के बढ़ने के आसार अभी भी हैं। विकास की दर में ऊंची हुई और लेकिन कोरोना के टाइम पर विकास की दर में कमी आ गई है। आर्थिक सुधारों के विपक्ष में अगर हम तर्क बोलें तो सशक्त विदेशी कंपनी और कमज़ोर स्वदेशी कंपनी के बीच होने वाली प्रतियोगिता में विदेशी कंपनियां को ज़्यादा लाभ हुआ है। सुधार काफ़ी तेज़ी से लागू किए गए। इसके लिए आवश्यक पूर्व शर्तों का अभाव है, जैसे शिक्षा, साक्षरता, स्वास्थ्य आदि की दशाएं अपर्याप्त हैं, अर्थात मानवीय विकास के लक्षण काफ़ी पीछे हुए हैं। इसका लाभ देश के संपन्न वर्ग को अधिक मिला है, जिससे आर्थिक असमानता बढ़ी है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव बढ़ रहा है, जिससे देश की आर्थिक संप्रभुता खतरे में पड़ सकती है और स्वदेशी स्वावलंबन और स्वाभिमान का महत्व भुला दिया जाएगा। आर्थिक सुधारों के दौरान विदेशी कर्ज पर निर्भरता बढ़ रही है, जिससे भविष्य में भारत की आर्थिक नीतियों के निर्धारण में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदि का प्रभाव बढ़ जाएगा। भारत की मूल समस्या बेरोजगारी की है, जिसके हल के लिए आर्थिक सुधारों में कोई नीति नहीं अपनाई गई है, बल्कि बहिर्गमन की नीति या एग्जिट पॉलिसी लागू करना और मजदूरों की छटनी जारी है। इससे बेरोजगारी बढ़ी है और मजदूरों में असंतोष बढ़ा है। आर्थिक सुधारों में काफ़ी लंबे समय तक कृषि के लिए कोई नीति नहीं अपनाई गई है। कृषि के क्षेत्र में बिना सोचे समझे उदारीकरण और मुक्त व्यापार की नीति अपनाने से नई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। भारत को कृषिगत वस्तुओं के व्यापार को मुक्त करने के प्रभाव का विस्तृत अध्ययन करने के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए, ताकि देश की खाद्य सुरक्षा खतरे में ना पड़ जाए और कृषिगत उत्पादन, विदेशी व्यापार और कृषिगत कीमतों पर विपरीत प्रभाव ना पड़े। इस प्रकार आर्थिक सुधारों के विपक्ष में मुख्यतः इस बात पर बल दिया गया कि इनसे भारत की आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। देश में बेरोजगारी, निर्धनता, महंगाई, असमानता, धीमा विकास, गांवों का पिछड़ापन, औद्योगिक मंदी, विदेशी और स्वदेशी कर्ज का बढ़ता भार, प्रादेशिक असंतुलन आदि समस्याएं विद्यमान हैं, जिनका हल आर्थिक सुधारों के माध्यम से निकालना संभव नहीं लगता है। आर्थिक सुधारों का प्रारंभ कष्टमय आर्थिक वातावरण में हुआ था। इनका मुख्य उद्देश्य बजट घाटा कम करना और भुगतान असंतुलन कम करना था, ताकि भारत की विश्व में आर्थिक साख बढ़ सके। अब संदेह नहीं कि भारत में ग्रामीण विकास के संपूर्ण विकास का नया मॉडल तैयार करने का उचित समय आ गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में प्रवासी श्रमिकों को बसाने के लिए एक नए विकास मॉडल की आवश्यकता है। इनका हाल में लाखों की संख्या में गांवों की तरफ पलायन हुआ है, लेकिन इनसे समस्या हल नहीं होती दिखती, क्योंकि
ये मनरेगा में ज़्यादा दिन तक काम नहीं पाते रहेंगे। इनकी शहरी क्षेत्रों के उद्योगों और अन्य आर्थिक क्रियाओं में आवश्यकता है। मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का नया नारा दिया है। यह भावनात्मक दृष्टि से तो आकर्षक लगता है, लेकिन इसका अभी तक विस्तृत विवरण सामने नहीं आ पाया है। भारत में पहले भी आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत और आयात एक स्पष्ट प्रतिस्थापन आदि की चर्चा हो चुकी है। अब वैश्वीकरण के युग में 130 करोड़ के देश के लिए विकास के नए व्यवहारिक और सुगठित मॉडल की आवश्यकता प्रतीत होती है। धन्यवाद।